से ही अल अक्सा मस्जिद को सील कर दिया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले 1967 में 1967 में पश्चिम एशिया युद्ध के दौरान मस्जिद पूरी तरह बंद की गई थी, उसके बाद अब बंद की गई है। 1967 के बाद 2026 में आज की तारीख में तब इजराइल ने 1967 में तब इजराइल ने पूर्वी यरूशलम और जिसे जेरूशलम भी कहते हैं और अल कुद्स भी कहते हैं, पुराना नाम अगर देखा जाए तो, और पुराने शहर पर कब्जा कर लिया था। और ऐसे ही कब्जे या ईरान को अपनी उंगलियों पर नचाने की साजिश अमेरिका और इजराइल ने फिर से रची है, लेकिन इसमें उन्हें बुरी मात मिल रही है। तो आइए दोस्तों, बहुत कुछ आपके सामने रख चुका हूं और ये रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जंग किस दिशा में जा रही है, दुनिया क्या सोच रही है, भारत में क्या हो रहा है, इन सब की बानगी आपके सामने रखना ज़रूरी है। आइए आज चर्चा करेंगे कि क्या अमेरिका और इजराइल अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। ईरान जंग से संकट में कैसे अमेरिका है और इसमें क्या बड़ा ट्विस्ट है। ईरान जंग में बड़ा ट्विस्ट, संकट में अमेरिका। सुनने में आपको हास्यास्पद भले लगे, हंसी आ जाए भले इस लाइन को सुनने में, लेकिन आगे जब हम अगले 1-1.5 घंटे इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाएंगे जिससे आपको साफ पता चलेगा कि ईरान इस जंग में कहां तक जा पहुंचा है, अमेरिका क्यों यहां संकट में, हम कह रहे हैं कि अमेरिका संकट में है, वो सब कुछ अभी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं अगली चर्चा में। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी हैं और सबसे बड़ी चीज कि आकिफ जैदी साहब सीधे ईरान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैदी साहब, आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। ईद मुबारक, नवरोज मुबारक आपको। और साथ साथ इधर अंशु नैथानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मुकेश कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। चलते हैं सीधे ईरान और जैदी साहब हमारे साथ हैं। जैदी साहब, आवाज आ रही मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, अच्छी आवाज आ रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी आवाज न कटे, क्योंकि बीच बीच में कई बार आवाज कटती है और मैं समझ सकता हूं कि जहां आप हैं और वहां से जुड़ पा रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जरा आपसे समझना चाहता हूं, आज चूंकि कल से ही ईद मनाई जा रही है, नवरोज और बाकी मतलब त्यौहार का दिन, 2 दिनों से त्यौहार में पूरा ईरान और मिडिल ईस्ट, ना सिर्फ ईरान, पूरा मिडिल ईस्ट है और मुस्लिम देश खासकर ईद के मौके पे। लेकिन क्या कुछ चल रहा है, कैसी मनी ईद ईरान में, जरा यहीं से शुरुआत करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बिल्कुल यहीं से शुरुआत करते हैं। आज का दिन, ईद का दिन, तमाम मुसलमान इसको दुनिया में मना रहे हैं, खुद हमारे देश भारत में भी इसको बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। लेकिन ईरान और बाज़ ऐसे दूसरे पड़ोसी मुल्क में आज 2 ईदें हैं। एक तो ये ईद उल फित्र और दूसरा जो पर्शियन कल्चर की एक ईद है बहुत ज़माने से, और वो है नौरोज। ये दोनों ईदें साथ में आज एक ही दिन पड़ी हैं, तो उस एतबार से इसकी अहमियत बढ़ गई है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम पहलू आज की ईद का यह है कि ये ईद जो आज मनाई जा रही है, ये एक खास किस्म के रूहानी माहौल में, एक रूहानी माहौल में बनाई जा रही है। इस वक्त बुनियादी तौर पर ईद एक मजहबी प्रोग्राम है कि जिसके अंदर इंसान खुदा से अपने रिश्ते को लेकर कुछ खुशी का, कुछ संतुष्टि का इजहार करता है। जो लोग इस तालीमात को नहीं समझते या दूर हैं, कभी कभी समझते हैं कि खुशी इसलिए मनाई जा रही है कि 1 महीने तक खाना पीना नहीं कर सकते थे, अब खाने का मौका मिल गया है, शॉपिंग करने का मौका मिल गया है। नहीं, ये गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। बुनियादी तौर पर एक रूहानी खुशी है कि 1 महीने तक एक खास किस्म की बंदगी और इबादत हो सकी खुदा की, उस पर खुशी होती है। और क्योंकि ये जंग के दौरान ये रमजान का महीना यहाँ गुजरा है ईरान में, कि जिसके अंदर ईरानियों का ये पूरा यकीन और दुनिया भी देख रही है कि वो इस जंग में मजलूम है, उन्होंने किसी पर जुल्म नहीं किया, बल्कि उनके नाजायज हमला हुआ, उनके रहबर को शहीद किया गया, बहुत सारे और ईरानियों को शहीद किया गया है। उसमें उन्होंने मुकाबला किया, तो वो जो उनके अंदर रूहानियत का जज्बा और कैफियत, वो तालों की आज मैंने कि जब
ईद हुई, हर जगह 9 ईद की नमाज हुई, जहां जहां नहीं होती है, मस्जिदों में, मज़ारों में, सड़कों पे, जहां जहां नॉर्मल तरीके से ईद की नमाज हुई। महसूस किया कि मजमा भी ज्यादा था और दूसरी तरफ लोगों के अंदर वो रूहानी एक संतुष्टियत वो आम सालों से ज्यादा थी। लोग एक दूसरे मिल रहे हैं, लोग एक दूसरे इन रूहानी कामयाबियों पर मुबारकबाद भी दे रहे हैं, लेकिन काला कपड़ा पहने हुए हैं। साथ में उनके दिल में सोग भी है, शोक भी है, तमा को लेकर, खास तौर पर रहबरे शहीद को लेकर ये है। और इरादा जो है वो हर दिन मजबूत से मजबूत होता जा रहा है। कल रात भी मैंने देखा, बाहर मैंने देखा रात के 2-2:30 बजे तक मैंने देखा कि ट्रैफिक जैम थी। फिर वही जो आपके स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है इस वक्त, कि वही प्रदर्शन, वही मुजाहिरे, वही जज्बा, और ये सिलसिला भी जारी रहने वाला है। तो यहाँ पर ईद इस साल की मनाई गई, बहुत अच्छी तरह मनाई गई, और उसके अच्छे होने में उसका एक खास जो रूहानी और पहलू है, जो स्पिरिचुअल पहलू, इस बार बहुत ज्यादा मजबूत मैंने महसूस किया। और ये एक यादगार किस्म की ईद ये रहेगी हमेशा, ईरान के लिए बल्कि उम्मत के लिए। जी, एक यादगार ईद। लेकिन चलिए अब जरा जंग की बात कर लेते हैं। जंग में ये सुबह सुबह खबर आई कि डिएगो गार्सिया पे जो हमला हुआ है ईरान की तरफ से, जो मिसाइलें दागी गई हैं, इस बारे में ईरान क्या कह रहा है? अमेरिका से खबर आई कि ईरान ने ये 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, लेकिन दोनों टारगेट से पहले ही हिट कर दी गई और वो वहां से इंटरसेप्ट किया गया। एक तो पहले ही गिर गई और दूसरे को इंटरसेप्ट किया गया। खबर क्या है? और अभी तक ईरान ये कहता था कि हमारे पास 2000 से 2500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें, मिडिल रेंज की मिसाइलें हैं, लेकिन इस बैलिस्टिक मिसाइल से साफ अभी दुनिया सकते में है कि क्या ईरान के पास इससे भी ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। क्योंकि ये मिसाइल अपने आप में, जब आप डिएगो गार्सिया पे आप हमला कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि कल को आप 11,500 किलोमीटर दूर अमेरिका पे भी हमला कर सकते हो सकता है अंदर खाने ये भी हो, तहखाने में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ईरान की तरफ से इस पर कोई वैसी प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपके पास अगर कुछ है तो प्लीज बताइए। जी, मैं, जैसे कि आपने कहा, ईरान ने कोई भी इस सिलसिले में स्टेटमेंट नहीं दिया है। ना उसने पुष्टि की है कि हाँ ये हमारी तरफ से ऐसी मिसाइलें चलाई गई, ना उसने इनकार किया है। जबकि वो इनकार भी करता है, जैसे जब सऊदी अरामको पर 3 हफ्ते पहले हमला हुआ, या अजरबैजान के एक एयरपोर्ट पर हमला हुआ, या टर्की पर मिसाइल चली, या ओमान के सलाला में जो ऑयल की टंकियों पर हमला हुआ, फौरन ईरान ने कहा यह हमारा काम नहीं था। तो ईरान का तरीका यह है कि वो अगर करता है तो कहता है कि हमने किया है, और अगर नहीं करता है तो वो भी कहता है कि हमने नहीं किया। लेकिन हो सकता है कि आज रात तक, कल तक, परसों तक ईरान पुष्टि करे, क्योंकि ईरान पूरी तरह से मैदान जिस तरह उसके कंट्रोल में आ चुका है, ये सूचना और जानकारी देने का भी पहलू उसके इख्तियार और कंट्रोल में, वो हर चीज सोच समझ के करता है। हो सकता है आज रात तक, कल तक ऐलान करे कि ईरान ने किया, लेकिन अभी तक कोई भी सरकारी तौर पर, फौजी तौर पर किसी भी ईरानी ऑफिशियल ने इसकी पुष्टि नहीं की है। तो क्या ये मुमकिन है कि ये ईरान का हमला हो, ईरान की जानिब से हो? जी हाँ, मुमकिन है। उसकी चंद वजूहात हैं। एक वजह यह है कि अगर वो 2500 किलोमीटर की रेंज को ही हम मद्देनजर रखें, तो ईरान के पास मिसाइल लॉन्च करने की जो क्षमता है वो सीमित नहीं है इस तक कि उसकी धरती से ही लॉन्च की जाए। उसने पहले भी कई बार ये दिखाया है दुनिया को कि वो शिप से, वो सबमरीन से लॉन्च कर सकता है। तो मुमकिन है कि यही 2500 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलें हो सकता है कि अरब सागर से कहीं से लॉन्च की गई हो। 2500 किलोमीटर के अंदर का रेंज है डिएगो गार्सिया तक, ये एक इम्कान है। दूसरी बात यह है कि ईरान ने जो ऐलान किया कि हम 2500 किलोमीटर तक की हमारी रेंज है, तो याद रखिए कि ऐलान किस तरह हुआ था। ये ऐलान इस तरह हुआ था कि ये बताया गया कि फौजी अफसरान ने कहा कि हमने रहबरे शहीद से जाके बात की और उनसे अनुमति तलब की कि हमको इजाजत दीजिए कि हम इससे ज्यादा रेंज की बनाएं, लेकिन उन्होंने उस वक्त अनुमति नहीं दी। यानी क्षमता मौजूद थी, लेकिन क्योंकि शहीद रहबर ने उस वक्त अनुमति नहीं दी और कहा कि आप कोशिश करें ज्यादा इसको पहले टारगेटेड बनाएं, यानी दूर तक भेजने से ज्यादा अहम यह है कि जहां भेजना है बिल्कुल वहीं गिरे, आसपास किसी को कोई चोट ना आए। तो ये पहले जमाने की बात थी, कुछ अरसे पहले की बात थी। जिस तरह से हमने F-35 के गिराने के सिलसिले में देखा कि इन्हीं 3 हफ्तों के दरमियान
ईरान ने कोई तकनीकी कामयाबी हासिल की है जो पहले नहीं थी। इन्हीं 3 हफ्ते जंग के दरमियान तकनीकी एतबार से उसने कोई बड़ी उसे ब्रेक थ्रू हासिल हुआ और वो F-35 को निशाना बना सका। मुमकिन है कि इन्हीं 3 हफ्तों के दरमियान इस 2500 के रेंज को 4000 या उससे भी ज्यादा बनाने की उसमें क्षमता उसने हासिल कर ली हो, टेस्ट कर लिया हो, ट्रायल कर लिया हो, या ये भी हो सकता है ये हमला जो मुमकिन है ईरान की तरफ से हो, खुद यही एक टेस्ट और ट्रायल हो देखने के लिए कि ये टेक्नोलॉजी या ये इतनी फासले तक हम टारगेट कर सकते हैं कि नहीं। कुल मिला के ईरान का, ये आखिरी मेरा जुमला इस सिलसिले में, कुल मिला के ईरान का बार बार ये कहना है, कई बार पिछले 3 हफ्तों में यहाँ के फौजी प्रवक्ता का ये बयान आ चुका है कि इस जंग में हर दिन हम कोई ना कोई अचंभा लेकर ही सामने आएंगे, और अब तक ऐसा ही होता आया है। मुमकिन है ये हमला भी हो सकता है वही अचंभा हो, लेकिन मैं दूसरी बात भी कह दूं कि मुमकिन है कि ये हमला ईरान की जानिब से ना हो, और ये हमला किसी तरह से वो जो कोशिशें हो रही हैं अमेरिका की जानिब से कि वो यहाँ से कोई तरह बाजा है वो किसी ने कंट्रोल है, ये उसकी तरफ से झूठी खबर हो के जरिए या तो वो नए किस्म के कोई हमलात कर सके ईरान पर, ये कह करके देखो या अब यूरोप के लिए भी खतरा हो गया है तो हमें ये भी करना पड़ा, वो भी करना पड़ा, हो सकता है इसलिए हो। और दूसरी बात ये भी हो सकता है अगर वो चाहता है कि सिर्फ मिडिल ईस्ट से ही नहीं निकले बल्कि पूरे हिंद सागर से निकल जाए, पूरे एरिया को खाली, क्योंकि मिडिल ईस्ट तो उसको वेस्ट एशिया तो छोड़ना है ही, लेकिन हो सकता है उसने तय किया हो कि हमें इससे भी ज्यादा, क्योंकि जब हम वेस्ट एशिया छोड़ेंगे तो डिएगो गार्सिया को बचा के रखना पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए, या हमें डिएगो गार्सिया की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हमें वेस्ट एशिया निकल चुका है हाथ से। हो सकता है उसके लिए वो माहौल फराहम करना हो, कर रहा हो कि जो वेस्ट एशिया के जब वो अपने फौजी अड्डे पूरी तरह से छोड़ेगा, खाली करेगा और उसमें ज्यादा वक्त नहीं है, तो हो सकता है साथ में उसे डिएगो गार्सिया भी खाली करना हो और उसके लिए वो माहौल फराहम कर रहा हो। यहाँ क्या लग रहा है आपको, जैसे आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, दो बातें आपने बहुत बड़ी कही हैं, उसको थोड़ा सा और विस्तार से थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि मिडिल ईस्ट, क्या अमेरिका अब यहाँ से छोड़ने की कगार पर, क्या ईरान ऐसा सोच रहा है कि यहाँ मिडिल ईस्ट खाली करवा लेंगे हम, डिएगो गार्सिया तक की बात आ रही है। दूसरी बात, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है अभी इसी जंग के दौरान 2 बार रिक्टर स्केल पर 4.2 के पैमाने नापे गए और का अर्थक्वेक आया ईरान में। हम लोग और कुछ जस्ट लेमैन की तरह लोगों ने यही सोचा कि हो सकता है कि कोई न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण किया गया हो अंदर खाने तहखाने में, और इस बीच आपने अभी जैसे बताया कि मिसाइल हो सकता है कि लॉन्च जो है वो एक ये भी टेस्ट किया गया हो। तो क्या ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो लगातार चल रहा है ये माना जाए, और अमेरिका जिस पर शक कर रहा है कि आज भी ईरान अपने परमाणु और मिसाइलों का कार्यक्रम चला रखा है, इस पर यानी ये जो डिएगो गार्सिया पर अगर ईरान ने हमला किया है, अगर ईरान ने 2 मिसाइलें दागी हैं, अगर ये आज कल में इसकी सच्चाई सामने आ जाती है तो ये माना जाए कि ईरान अपनी तैयारियों में पैरेलली जुटा हुआ है, जो आप कह रहे हैं, इसको बल मिलता है, मजबूती मिलती है, ये माना जाए। देखिए, इसमें अमेरिका यहाँ से पश्चिमी एशिया से निकलेगा, ये ईरान का लक्ष्य है, हदफ है, मकसद है। इसको वो 10 बार 100 बार इसको बयान कर चुका है। इस जंग के होने के बाद तो दिन में कई बार बयान करता है, लेकिन पहले भी जब 2019 में जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत हुई थी, तब से ये यहाँ की पब्लिक में ये टारगेट के तौर पर ये ऐलान हो चुका है कि जैसे उस जमाने में ये कहा जाता था कि शहीद कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला ये नहीं है कि ऐनुल असद पर इधर उधर कोई छोटा मोटा हमला कर दिया, उसका बदला सिर्फ यही हो सकता है कि पूरी तरह से अमेरिका यहाँ से निकले, और उसके मुकदमात फराहम होना शुरू हो गए हैं। आपके दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से कितने सारे मिलिट्री बेसेस को जो है मलबे में तब्दील किया जा रहा है। अलबत्ता मैं ये थोड़ा मुबालिगा है, थोड़ा सा इसमें एग्जैजरेशन है। ईरान जब हमला करता है तो बहुत ही नपातुला हमला करता है, उतनी ही डैमेज पहुंचाता है कि जितना जरूरी है। तो शायद ये कहना सही नहीं था मेरा कि मलबे में तब्दील कर रहा है,
बल्कि उनको ऐसा कर रहा है कि अमेरिका उनको छोड़ के निकले। वजह उसकी क्या है कि ईरान इसी इसी क्षेत्र का एक माशरा है, उसको यहीं रहना है, अपने पड़ोसियों के साथ रहना है, तो उससे कोई भी इसमें रुचि नहीं है कि बर्बादी यहां पर मचे। उतना ही वो हमला करता है, उतना ही वो नुकसान पहुंचाता है कि जिससे अमेरिका और इसराइल के रवैये में तब्दीली आए, उससे ज्यादा नहीं करता है, क्योंकि उसे बर्बादी यहाँ नहीं चाहिए। ये लोग जाने वाले, ये लोग यहाँ के नहीं है, न अमेरिकन यहाँ के हैं, न इसराइली इस इलाके के रहने वाले हैं, ये जाने वाले हैं। इस इलाके को बहाल रहना चाहिए ताकि यहाँ के मकामी लोग यहाँ का पूरा फायदा उठा सके और सुकून से जिंदगी गुजार सके। तो ये होने जा रहा है। इराक में हम इस सिलसिले में बहुत अच्छी कामयाबी देख रहे हैं। आपने कल की खबर देखी होगी कि नेटो के प्रवक्ता ने यह ऐलान किया है कि इराक से हर नेटो फौजी निकल गया है और अमेरिका भी नेटो का हिस्सा है। यानी इस वक्त नेटो के प्रवक्ता का ये बाकायदा बयान है, ऑफिशियल बयान है कि अब कोई भी अमेरिकी, यूरोपियन, कोई भी नेटो फौजी इराक में नहीं है। ये कैसे हुआ है? ये इसी 3 हफ्ते की जंग में जिसमें इराकी रेजिस्टेंस ने भी बहुत मिलकर किरदार अदा किया ईरान के साथ। ये रेजोल्यूशन पास हुआ था 2020 में इराकी संसद में कि हर अमेरिकी फौजी को, नेटो फौजी को निकल जाना चाहिए, लेकिन 6 साल से उसका उल्लंघन हो रहा था। ये उसमें निकल नहीं रहे थे, बल्कि जब उनका दिल चाहता था बढ़ा देते थे अपने फौजी। लेकिन अब ये ऐलान नेटो की जानिब से आ गया है कि निकल गए। यानी इराक वो पहला अरब देश होने के नजदीक जा रहा है कि जब बाकी जो जासूसी स्टाफ भी निकल जाएगा, उन्हीं ने जो एक किले की तरह जो अपनी एम्बेसी जिसको कहते हैं बगदाद में बनाई हुई है, 10 के स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई ऐसी एम्बेसी कि जिसके अंदर एयरपोर्ट तक मौजूद है, वो भी जब वो सौंप देंगे वापस इराकियों को, और भी दूसरे जो फौजी अड्डे और दूसरी चीजें बंद होंगी, माफी चाहता हूं, जासूसी अड्डे वगैरह बंद होंगे, तो ये पहला अरब देश होगा जो पूरी तरह अमेरिकी वर्चस्व से आजाद होगा। और जब एक हो जाएगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा वो तेजी से होंगे। तो मकसद जो है वो एकदम स्पष्ट है और वो मकसद कदम ब कदम हासिल होता जा रहा है। अब जहां तक रहा जो आपने सवाल वो उस भूकंप के बारे में किया जो खबरों में मैंने भी देखा जी। मेरा जहां तक मुझे इत्तिला है ये भूकंप ही था। ईरान एक ऐसा क्षेत्र है दुनिया में मशहूर और मारूफ है कि यहाँ पर मुसलसल जलजले आते रहते हैं, तो मेरा अंदाजा ये वही होगा। और जहां तक रही परमाणु हथियार की बात, तो ईरान ने जो परमाणु हथियार बनाने से इनकार किया, और ये हमेशा ये हमारे दर्शकों के लिए स्पष्ट होना चाहिए कि ईरान के पास 10-20 साल से ये क्षमता है कि वो परमाणु हथियार बना सकता है। उसने खुद इंतखाब किया कि नहीं बनाना है क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तो क्योंकि इस्लाम की तालीमात को लेकर ईरान में सिर्फ ऐसी बातें नहीं की जाती हैं, बल्कि उसके बारे में वो पूरी तरह संजीदा है कि जो भी हमें कामयाबी मिलेगी वो अल्लाह की वजह से, अल्लाह की मदद से मिलेगी। हम अल्लाह के हुक्म की पाका पालन करेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे तो हमें जीत मिलेगी। क्योंकि इस पर उनका गहरा ईमान है, उनका इस पर भी ईमान है कि परमाणु हथियार बनाकर हमें जीत नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें अल्लाह के हुक्म की का उल्लंघन है, और जब अल्लाह के हुक्म का कोई उल्लंघन करता है तो उसे जीत नहीं मिलती, लेकिन उसका अगर कोई पालन करता है तो उसे जीत मिलती है। तो इसीलिए मुझे पूरा इत्मीनान है कि अभी तक ईरान में यही नजर कायम है कि परमाणु हथियार नहीं बनाना है। देखिए, इन्हीं इस्लाम की तालीमात की वजह से ईरान ने अभी तक किसी स्कूल पर हमला नहीं किया। यहाँ ईरान में कल सुबह ये रेड क्रिसेंट की खबर थी कि तकरीबन 500 स्कूल कह रहे हैं नष्ट कर दिए गए हैं। अलबत्ता वो क्योंकि छुट्टी कर दी गई थी तो वहां पर पहले दिन के बाद से शहादतें बच्चों की नहीं हुई। किसी अस्पताल पर हमला नहीं हुआ है। 50 से ज्यादा अस्पतालों पर डायरेक्ट यहाँ पर हिट हो चुका है ईरान में। तो क्योंकि ये इस्लाम के नियमों के तहत चलते हैं, और उसकी वजह है क्योंकि उनका मानना है कि उसी में कामयाबी और जीत है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि परमाणु हथियार की तरफ बढ़ा जा रहा है। लेकिन ये जो आपका आखिरी हिस्सा था कि क्या इसी दौरान पैरेलल में उसकी जो मिसाइल की क्षमता है, दूसरे चीजों में डेवलपमेंट और तरक्की का सिलसिला अभी भी जंग के दौरान भी जारी है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि यहाँ के फौजी प्रवक्ताओं के या एक्सपर्ट के बाद बयानात भी इसी सिलसिले में कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन जो कि ज्यादातर अंडरग्राउंड है और ज्यादातर अमेरिका को पता भी नहीं कि कहाँ है, प्रोडक्शन हमारा इस जंग के दौरान पहले से ज्यादा स्पीड के साथ, ईरानी कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन पहले से ज्यादा तेज रफ्तार के साथ
मिसाइल्स का जारी है। और आप देख रहे हैं कि इस जंग में, अभी जंग तो अभी ताजा शुरू हुई है ईरान की निगाह से, ईरान हर दूसरे तीसरे दिन कोई ऐसी नई मिसाइल टेक्नोलॉजी लाता है। कभी वो शहीद कासिम सुलेमानी के नाम की मिसाइल के नए अंदाज की थी, कहीं शहीद हसन नसरुल्लाह के नाम से मिसाइल। ये बड़ी बड़ी जो दिग्गज ये शख्सियतें थी जो इतना बड़ा किरदार अदा कर गए दुनिया की आजादी के लिए, वो अपनी शहादतों के बाद भी ये किरदार अपने नाम के जरिए अदा कर रहे हैं कि ये मिसाइलें जब जा रही हैं उन अमरीकी और इसराइली फौजी और स्ट्रेटेजिक अड्डों को ध्वस्त कर रही हैं, तो इन नामों के साथ और नई टेक्नोलॉजी। और अभी किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ईरान के भी किसी आम आदमी को नहीं पता कि अभी कितनी ऐसी नई नई मिसाइल की टेक्नोलॉजियां हैं जो पहले से बनी हुई रखी हुई हैं, उन पर से पर्दा नहीं हटाए, नकाब नहीं उठाए, और कितनी और बन रही हैं अभी उनके लेबोरेटरीज में और फैक्ट्रीज में, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट इस सिलसिले में जारी है मुसलसल। जारी है, आप कह रहे हैं सही। एक सवाल और, फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आता हूं। एक सवाल और, आप बने रहिए जैदी साहब। एक सवाल आपसे, जब हम परमाणु की बात कर रहे हैं, परमाणु संवर्धन जो कार्यक्रम उनका जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो आज ही खबर आई कि ईरान के ऊपर जो नतांज है, नतांज में इजराइल और अमेरिका ने उसी जगह पे हमला किया है जहां परमाणु यानी एटॉमिक कार्यक्रम चल रहा है। क्या खबर है इसमें, जरा ये बताइए। जी बिल्कुल, ये खबर सही है क्योंकि ईरान के ऑफिशियल सोर्सेज ने भी इसको अनाउंस कर दिया है कि ये हमला हुआ है, और ये भी उन्हीं ने साथ में अनाउंस किया है कि क्योंकि इस हमले का अंदेशा पहले से था, इसीलिए वहां पर ऐसी कार्रवाई कर दी गई थी कि जो वहां पर जो परमाणु जो सामान है, जो इनरिच्ड यूरेनियम है, जो भी है जिससे खतरा हो सकता है, जिससे एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, वो महफूज कर दिया गया था और वहां हमला हुआ है। लेकिन किसी भी किस्म के रेडियो एक्टिव मटेरियल की लीकेज नहीं हुई है, वहां जाके एग्जामिन कर दिया गया है हमले के बाद, तो ये अनाउंस हो चुका है। इसको कैसे देखा जाए इस हमले को? देखिए राजीव जी, इसको दो तरीके से देख सकते हैं, अभी आगे पता चलेगा शायद चंद घंटों में या चंद दिनों में। अगर ये हमला इसराइल की तरफ से हुआ है और फिर से इसराइल ने कोई हमला किया है अमेरिका की रजामंदी के बगैर, तो फिर ये वही जो हम लोग जानते हैं कि ये शुरू हो गया सिलसिला और ये बढ़ता ही जाएगा कि जो दरार अमेरिका और इसराइल के दरमियान पैदा होना शुरू हो गई, जो उनके जो मफाद है उनमें जो फासला है वो बढ़ता ही जाएगा, और ये हमला उसकी एक और मिसाल और उसकी एक और प्रतीक बन जाएगा कि ये एक ऐसा हमला हुआ कि जिसको लेकर ये लोग राजी नहीं थे, अमेरिकन राजी नहीं थे। ये उस सूरत में अगर कल पता चलता है कि इसराइल ने अमेरिका की इजाजत के बगैर इस हमले को किया। लेकिन अगर ये पता चलता है कि ये हमला अमेरिका नहीं किया या इसराइल ने किया, लेकिन पूरी तरह से इजाजत थी इनकी अमेरिका की, तो ये हम इसको उस तनाजुर में देख सकते हैं, उस खाते में ले सकते हैं। अमेरिका जो चाह रहा है कि किसी तरह से निकले और ये जंग खत्म हो, और आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में ये सब कहा है और सही आपने फरमाया, ये उसकी एक और कोशिश हो सकती है कि क्योंकि उसको ये कहना है कि भाई ने तो सब कुछ ध्वस्त कर दिया, हमने तो नाबूद कर दिया, तो वो ये भी कह देगा उसमें फेरिस्त में ये भी लिखेगा कि हमने तो उनके नतांज पर दोबारा हमला कर दिया, जहां पर वो दोबारा परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उनको लगता है कि अभी दुनिया की जनता अभी भी जो है अभी भी उनकी कोई अहमियत देता है। उन्हें उम्मीद है कि इस टाइप की बात हो सकता है उनको फिर से ऐसा बहाना मिल जाए और कहे कि रहबर को मार दिया, उनकी नेवी नहीं है, उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट नहीं है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। ये भी कह देंगे कि हमने नातांज पे ये भी कर दिया, तो इसलिए हम जा रहे हैं और ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ तो जिसको खोलना है वो खुद ही देख ले। एक वक्त आएगा कि बाद में ये भी कहेंगे कि भाई इसराइल तुमको जो करना है तुम खुद ही देख लो, हम तो यहाँ से चले, तब हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं इसके अंदर, क्योंकि आपके दर्शकों को अच्छी तरह याद है कि जब जून में हमला किया था अमेरिका ने 3 मकामात पर, न्यूक्लियर मकामात पर ईरान में, तो उस वक्त ये सीना ठोक कर दावा किया गया था कि हमने सब कुछ जो है वहां एकदम मिट्टी में मिला दिया, बस एक मलबे का ढेर है, और ऐसा है तो फिर अब ये दोबारा ये हमला क्या माना रखता है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए जैदी साहब। थोड़ा सा एक कमेंट लेना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से, और बहुत महत्वपूर्ण बातें हम लोग, बहुत गंभीर सवालों का जवाब आप दे रहे थे, और ग्राउंड जीरो से इससे बेहतर और क्या मिल सकता है। स्वामी जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि अमेरिका, जो बात अभी हम लोग आखिर में कर रहे थे, जैदी साहब जो बता रहे हैं कि नातांज के ऊपर हमला करना, दूसरे परमाणु संयंत्रों के ऊपर, और ये बात लिंक भी हो रही है। इनकी बात लिंक कैसे हो रही है कि अमेरिका कह रहा है कि हमने सब कुछ खत्म कर दिया है और अब हम वापसी की सोच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, और एक नहीं 3-3 बार आज भी उन्होंने कहा है। यानी दिशा वही है जो यहां जैदी साहब कह रहे हैं कि अमेरिका यहां से किसी भी ढंग से पीछे हटना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जब साउथ फार्स के ऊपर हमला करता है इजराइल, और अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था, तो कल हो सकता है कि यह भी कहें कि नातांज के ऊपर हमला किया और मुझे पता ही नहीं था। दोनों के बीच दरार दिखाई देती है, यह हो सकता है, यह भी हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका केस की जो सिचुएशन है, डोनाल्ड ट्रंप की जो हालत है, वो उसको कैसे देखा जाए आज की तारीख में, और जबकि वर्ल्ड ऑर्डर को भी, जियो पॉलिटिक्स को भी हम चेंज होते हुए इसी सिलसिले में देख रहे हैं। स्वामी जी देखिए राजीव जी, पहले तो जैदी साहब को और जितने आपके दर्शक श्रोता हैं, ईद की मुबारकबाद। देखिए, मैं अध्यापक मन मेरा आज जागृत हो गया, क्योंकि मैं अध्यापक रहा हूं और मैं जैदी साहब को सुन रहा था, और जैदी साहब बड़े यंग हैं और मेरी उम्र काफी है। मैं एक इतने ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व और जिस तरह से बिल्कुल सधी हुई भाषा, कल भी एक विशेषज्ञ आपके ईरान से बैठे थे हमारे इस पैनल के अंदर, और मैं जैदी साहब से इतना ज्यादा प्रभावित हूं। देखिए इन्होंने किस प्रकार से, देखिए होता क्या है, जब भी कोई युद्ध होता है, एक तरफ जब उसकी बदहाली दिखाई पड़ती है तो वो आदमी के बॉडी लैंग्वेज से और उसके संयम के टूटने से दिखाई पड़ती है। और कल भी मैंने देखा, और जैदी साहब को भी मैं देख रहा हूं, देखिए कितनी संयमित भाषा, और जो कहना है उन्होंने इतना सटीक कह रहे हैं। उन्होंने इस्लामिक मूल्यों के बारे में बता दिया, और जैसे हम लोग सनातनी लोग हैं तो हम भी कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। युद्ध शुरू किया इजराइल ने, प्रवोक किया, बिना बात बच्चों की हत्या की, हम उसकी भारतीय उसकी निंदा करते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने बड़ी ज़हीनियत से कही और इतनी अच्छी तरह से बताई कि वो लोग तो बाहर ही हैं, हमें अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल के रखना है। फिर मैंने उनकी बात सुन के राजीव जी, मुझे एक किस्सा याद आ गया अकबर और बीरबल का जी। एक बार अकबर ने कहा कि ये बकरी है और इस बकरी का देखना है सारे अपने दरबारियों से कि इसका वेट बढ़े न घटे। सबने कहा साहब ये तो संभव नहीं, या तो बढ़ेगा या घटेगा। बीरबल ने कहा मैं कर देता हूं, ये हो जाएगा। एक महीने बाद देखा बिल्कुल बकरी का वेट ना बढ़ा ना घटा। और जब अकबर ने पूछा तुमने ऐसा किया कैसे, तो उन्होंने कहा भाई देखिए, मैंने इसके सामने एक तो रस्सी से इसे बांधा, इसे खूब हरी घास खिलाई, खूब हरी घास खिलाई और सामने शेर बांध दिया। अब जितना वेट इसका हरी घास खाने से बढ़ता था, उतना वेट शेर को देख के घट जाता था। तो मैं जैदी साहब की, क्योंकि अध्यापक हूं, हजारों इंटरव्यू मैंने लिए हैं, बड़े ग्रुप डिस्कशन देखे हैं, और मैं इनकी जो काबिलियत है उसका कायल हो गया। इन्होंने कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे संदेश भी दे दिए, बड़ी अच्छी भाषा में दिए। और दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरे खेमे में चारों तरफ बदहवाली दिखाई पड़ रही है, और इस प्रकार के स्टेटमेंट दिखाई पड़ रहे हैं जो हारते हुए लोग करते हैं, और जो जीतते हुए लोग करते हैं वो संयमित भाषा में करते हैं। जिन लोगों ने शहादत दी है उन्हें वो करते हैं, अपनी श्रद्धा भाव से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और अपने देश की जो दृढ़ प्रतिज्ञता है, जो वो उन्होंने ठान लिया है कि अपने देश को बचाने के लिए, और केवल ईरान अपने देश को बचाने के लिए नहीं लड़ रहा है, ये जो एक ऐसे पावर जो अपने को बेलगाम पूरे विश्व के अंदर और सारे तेल भंडारों पे कब्जा करके पूरे विश्व पे अपना रूल करना चाहता है, जैसे पहले उसने लीबिया और इराक में किया, सीरिया में किया, और ईरान के साथ दुस्साहस करता है। तो फिर मैं वही कल वाली बात कहता हूं कि राणा प्रताप की तरह ये लोग लड़ रहे हैं। हमारी पूरा देश, हमारी देश की जनता इनके साथ खड़ी हुई है। आप उन लोगों से लड़िए, क्योंकि आप देश में ये डिक्टेटरशिप, जो एक इंटरनेशनल डिक्टेटरशिप स्थापित होने वाली है, उसको रोक दिया है। तो ईरान के जितने प्रवक्ता हैं, उन लोगों की बात सुनकर मुझे लग रहा है कि जो इंसानियत है और जिसकी हम सनातनी भी पूरी तरह से समर्थन करते हैं, आप उसके प्रतीक बन गए हैं।
आप विश्व शांति के प्रतीक बन गए हैं। और जो इस्लाम शांति की बात करता है और हम सनातनी जो शांति की बात करते हैं, आप उसका प्रतीक बन गए। जी जी, एक बार फिर आना चाहता हूं जैदी साहब आपके पास, और सवाल कई हैं और आप तमाम साथियों के बीच भी आता हूं। जैदी साहब को भी जाना होगा, ईद और नवरोज़ त्यौहार जो है दोनों है उसमें भी। तो जैदी साहब ज़रा ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल जिस ढंग से नाटो देशों को कायर कहा, आपने सुना होगा, कायरों तुमने हमारा साथ नहीं दिया, साफ साफ, यानी यूरोप को वो कायर कह रहे हैं। और इसकी क्या प्रतिक्रिया इधर है ईरान में, और अमेरिका को लेकर अब इजराइल और अमेरिका भी आपने कहा और हम लोग भी देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ, अगर पहली बम्बार्डिंग अगर हुई है सीधे सीधे साउथ फार्स फैसिलिटी पे अगर हुई है और उसके बाद से रिटेलिएट कर रहा है ईरान और अलग अलग अरामको के ऊपर, चाहे कतर के ऊपर, अल अहमदी नीना अल अहमदी शायद वहाँ पे हमला किया, और भी जगहों पे, कतर में, कुवैत में, सऊदी अरब में, सब जगह ईरान ने हमला किया है। इसकी क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया, और ख़ासकर अमेरिका को लेकर क्या कुछ है ईरान के अंदर, ईरान की जनता, ईरान की आवाम? जो तस्वीरें आप लोगों के ज़रिए ही हमारे पास आ रही हैं, जो विजुअल्स जो हम दिखा रहे हैं फर्स्ट हैंड आप लोगों के ज़रिए आ रही हैं, और रात के विजुअल्स तो देख रहा हूँ मैं, और अभी दिखा भी रहे थे हम लोग। लेकिन वहाँ की आवाम, क्योंकि अभी अभी देखिए 3 दिन नहीं बीते हैं अली लारीजानी को सुपुर्दे खाक किए हुए, सुलेमानी को सुपुर्दे खाक किए हुए, खातिब को सुपुर्दे खाक किए हुए, और उसके बाद IRGC के प्रवक्ता को सुपुर्दे खाक किए हुए, अभी 2 से 3 दिन के अंदर, और एक अलग तरह का माहौल था, उसमें आज ईद है। इसलिए भी समझना चाहता हूं कि यहां से अमेरिका को क्या पैगाम, यहां से क्या, आज चूंकि 22वां दिन है, 22nd डे ऑफ दिस वॉर, और अगर अमेरिका की माना जाए तो 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं कह रहे हैं, यानी 45 दिन तक इंतजार करें मैक्सिमम। और दूसरी तरफ सैयद अब्बास अरागची कहते हैं, आपके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि वियतनाम वार याद कीजिए आप, वियतनाम में क्या हश्र हुआ था आपका, आपको लोग कह रहे थे कि आप हार रहे हैं, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं थे। ईरान यहां से मैं आखिरी लाइन कह रहा हूं, ईरान यहां से क्या अपनी जीत की बुनियाद रख चुका है, ऐसा दिखाई देता है आपको वहां ग्राउंड जीरो पे रहते हुए? जी, सबसे पहले तो मैं स्वामी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उनकी हौसला अफजाई के लिए। और बिल्कुल सही कहा कि दुनिया में जितने लोग हैं जिस दीन और मजहब को मानते हैं, अगर इज्जत के साथ सुलह और शांति बरकरार करना चाहते हैं तो वो हर जगह दुनिया में कर सकते हैं। मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन जीत फिर इज्जत से मुकाबला करने वालों की ही होती है। स्वामी जी, मैं भी आपकी तरह, मैं भी भारतीय हूँ, और हम अपने देश में भी जो मुश्किलात पेश आ गई हैं, मेरा मानना है कि हम जैसे लोग मिलकर, और अक्सर हिंदुस्तान की जनता हमारे ही साथ है, कि चाहती है कि इज्जत हो, एक दूसरे का आदर हो, और मिलकर सुलह शांति जो है बरकरार हो, हमारे देश में भी हो सकती है। दूसरी बात, जो राजीव जी आपके सवाल के ताल्लुक से ईरान में कैसे देखा जा रहा है इन अमेरिकी बयानात को, तो तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन ये सब अलग अलग तरीके भी एक ही बिंदु पर जाके मिलते हैं। अलग अलग तरीके क्या है, यहाँ पर जैसे दुनिया में कई जगह पर हो रहा है कि जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति का कोई नया बयान आता है, यहाँ पर वो एक हंसी जाता है, एक हंसी का विषय, लोग आपस में शेयर करते हैं, उस पर जो है टिप्पणी करते हैं, और लोग मिसाल के तौर पर पूछ रहे हैं कि दुनिया भर के चर्सी, दुनिया भर के जो ड्रग एडिक्ट हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई ये राष्ट्रपति जी आखिर ये क्या फूंकते हैं, क्योंकि हम जो भी फूंक लेते हैं हमें वो आनंद नहीं मिल पाता, वहां तक नहीं पहुंच पाता हमारी बुद्धि जहां तक इनकी पहुंच पाती है। तो इस तरह के, मिसाल के तौर पर ये कह रहा हूं कि इस तरह के यहाँ पर जोक्स चल रहे हैं। दूसरी बात, सब जैसे दुनिया का हर अक्लमंद आदमी देख रहा है कि ये सारे बयानात जितने ज्यादा ये अब्सर्ड होते जा रहे हैं, उतने ही ज्यादा ये बौखलाहट, घबराहट और हार की इससे बू आ रही है इन बयानात से। और ईरानी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इस जंग में जीत किसकी हो रही है और हार किसकी हो रही है, और वो जानते हैं कि ये जीत
मुकम्मल और पायदार और एक कहा जाए कि स्थिरता रखने वाली कैफियत और जीत तभी हासिल हो सकती है कि जब अमेरिका यहां से जाएगा। और उनका इरादा पूरा पक्का है कि उससे पहले ये जंग रुकनी नहीं चाहिए, उससे पहले नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले ये जंग का रुकना यानी अगली और इससे बदतर जंग का मुकदमा फराहम होना, क्योंकि चाहते हैं कि अमन और सुलह एक परमानेंट तरीके से इस इलाके में कम से कम पूरे वेस्ट एशिया में बरकरार हो, इसलिए वो चाहते हैं कि न रुके। और जब अमेरिका यहां से जाएगा, ईरानी ये भी समझ रहे हैं कि जब अमेरिका यहां से जाएगा तो फिलिस्तीन आजाद होगा, क्योंकि फिलिस्तीन नाजायज कब्जा बुनियादी तौर पर टिका हुआ है अमेरिकी दादागिरी के बेस पर। कि दादागिरी खत्म होगी तो फिलिस्तीन और सिर्फ फिलिस्तीन के इस खाड़ी के जो मुख्तलिफ देश हैं कि जो ऑन पेपर आजाद हैं, लेकिन हर बुद्धिमान शख्स ये समझता है कि ये अपने फैसलों में आजाद नहीं है। ये इन्हें अपना तेल उतना निकालना पड़ता है, उस दाम में बेचना पड़ता है, उस करेंसी में बेचना पड़ता है जो उनके अमेरिकी आका उनको कहते हैं। जब राष्ट्रपति यहां पर दौरा लगाता है तो हर दरबार आपस में रेस लगाता है कि हम कितना बड़ा नजराना और हदिया और तोहफा दे सकते हैं। कोई कहता है हमने 1 ट्रिलियन दिया, कोई कहता है हमने 2 ट्रिलियन दिए डॉलर। कहा कौन सी संपत्ति? यहाँ की जनता की और आवाम की संपत्ति को इस तरह से इन बदमाशों को ये नजराने की शक्ल में देने पर मजबूर होते हैं। सऊदी अरब दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। बल्कि 2017 में जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति थे तो अमेरिका और सऊदी के दरमियान जो फौजी मुआहिदा हुआ है, जो डिफेंस डील हुई है, वो पूरी इंसानियत की तारीख की सबसे बड़ी डील है राजीव जी। $350 बिलियन की डील हुई है। असलहा खरीदा है सऊदी ने उनसे, और वो असलहा क्या डिलीवर भी हुआ या नहीं उसकी भी कोई उसका गारंटी नहीं रह सकता, क्योंकि सबको पता है ये सारी डील्स जो होती हैं ये अलग अलग नाम है, असल में ये हफ्ता वसूली है। यहाँ की जनता की दौलत सरमाया ये ट्रांसफर होता है वहां के उद्योगपतियों के बैंक अकाउंट में। तो आजादी जो आने जा रही है इस खित्ते में, वो न सिर्फ ईरान को इन सैंक्शन से, इन बार बार के हमलों से, इन बार बार के तख्ता उलटने की कोशिशों से आजादी मिलने वाली है, न सिर्फ ये कि फिलिस्तीन के अवाम को वो उनका हक मिलने वाला है जो 100 साल से ज्यादा हो गए हैं कि उनसे छीना गया है, बल्कि आसपास के दूसरे जो अरब देश भी हैं उनके जनता के लिए भी एक बड़ी आजादी का दौर आने वाला है। ईरानी इसको समझ रहे हैं, ईरानियों का इसमें इरादा मजबूत है। न सिर्फ ईरानी बल्कि ईरानियों के जहां जहां एलाइज मौजूद हैं, यहाँ खबरों में तवज्जो नहीं दी जा रही है, लेकिन हिजबुल्लाह बहुत जबरदस्त अंदाज से मुकाबला कर रहा है। और मेरा ये अनुमान है कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर हिजबुल्लाह के फौजी ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन के अंदर दाखिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो उसी जानिब बढ़ रहे हैं। यमन अपने अब मौके का इंतजार कर रहा है कि कब वो आए इसमें किरदार अदा करे। इराक में तो शायद नेटो फौजी पूरे खित्ते में मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ तंजीमें और जनता हुकूमतें, इराक में हशद-उश-शाबी की सपोर्ट में वहां की हुकूमत पूरी तरह से आ गई, इराकी हुकूमत, सब इसमें लगे हुए हैं कि एक नया सुनहरा दौर इस खित्ते में कायम होगा। और आखिरी मेरा जुमला राजीव जी, अगर इस खित्ते में कायम हो गया, ये खित्ता जो अगर आप दुनिया के मैप को देखें तो दुनिया का कल्ब है, सेंटर है, जो पूरी जो अगर अमेरिका को आप छोड़ दें, जितनी दुनिया की आबादी रहती है एशिया अफ्रीका मिला के, हार्ट उसका ये एरिया है। दुनिया की एनर्जी और गैस का ये एरिया है। तारीखी एतबार से सबसे पुराने सिविलाइजेशन, पूरी बशरियत, पूरी इंसानियत के सब इस इलाके के। ये जब आजाद होगा तो यहां से जो आजादी की और इज्जत की जो हवाएं चलेंगी, जो ये झोंके चलेंगे, ये दुनिया के हर गोशे और कोने तक पहुंचेंगे और हमारे देश में भी इसके बहुत अच्छे हम असरात और फायदे देखेंगे। कुछ ही और दिन की देर है इंशाअल्लाह। जी जी,
जैदी साहब बने रहिए, एक सवाल और लेता हूं और आप दोनों को विदा करूंगा। मैं स्वामी जी को भी और आपको भी, मैं जान रहा हूं आप दोनों को जाना है, और फिर अंशु जी और हमारे तमाम साथियों के बीच आता हूं। स्वामी जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां जैदी साहब कह रहे हैं, और उसमें भी कि ईरान जंग के बाद से इस जंग का नतीजा क्या होता है ये देखेंगे आने वाले वक्त में, लेकिन ये इतना तय है कि इन मुल्कों में एक अलग का उत्साह, एक अलग की तरह की शक्ति ये ईरान ने दे दी है। ईरान ने रिटेलिएट कर ये बता दिया है कि हम अमेरिका से लोहा ले सकते हैं, अमेरिका के ऊपर हम हमला कर सकते हैं। और क्या यहाँ से आपको लगता है स्वामी जी कि यहाँ से जो मिडिल ईस्ट के वो देश जहाँ पर अमेरिकी छावनियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, वो देश धीरे धीरे अमेरिका के खिलाफ, वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता अमेरिका के खिलाफ होते हुए हम देखेंगे अगर ये जंग और आगे बढ़ती है तो, या उल्टा हम देखेंगे कि ये ईरान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार रहेंगे, जैसी बातें भी पिछले दिनों आई हैं? कैसे देखा जाए? संशय व्यक्त नहीं किया कि जीत किसकी होगी। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा, जो उनका डिटर्मिनेशन दिखाता है, उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है। और मुझे जो खतरा महसूस हो रहा है, देखिए जितने भी बाकी कंट्रीज हैं जो अमेरिका की एयर बेसेस जहां पे हैं, वो सारे के सारे ऐसे हैं जो शाही खानदानी अपने शासक चल रहे हैं, लोकतंत्र का वहां पे कोई, और ये वहां के देश की जनता को ये मैसेज चला गया है। और बखूबी जैदी साहब ने और आप लोगों ने इसको बताया है कि ये देश की जनता के साथ धोखा है। अगर आप, जैसे हमारे जमाने में हिंदुस्तान में हुआ करता था कि अंग्रेजी शासक आते थे और अशरफियां और उनको भेंट दी जाती थी, उस प्रकार से आप ऐसे जैसे वो आपके शासक हैं, अपने देश की जनता को लूट कर, उनके हक को मार कर अगर इस प्रकार से उनको भेंट करते हैं, तो ये जो मैसेज है बड़ा क्लियर है, और ये जो कॉन्फिडेंस है बड़ा तारीफ काबिल है। देखिए ये अब एक विश्व बंधुत्व के लिए और को एग्जिस्टेंस के लिए बहुत आवश्यक है। और जो जैदी साहब ने पहले भी कहा, इस बार का सीज फायर ऐसे नहीं होगा कि सीज फायर हो गया और 6 महीने के बाद आपने दोबारा अपनी शक्ति ग्रहण करके दोबारा अटैक कर दिया। अब परमानेंट सॉल्यूशन होगा, सॉवरेनिटी का पूरा सम्मान होगा, जो वेनेजुएला के अंदर किया गया, जो क्यूबा के अंदर करने की बात कर रहे हैं। मलेशिया ने जिस प्रकार से ट्रेड डील को कैंसिल किया है, जिस प्रकार से हर देश के अंदर जनता का इतना ज्यादा दबाव है अपने शासकों के ऊपर। और यह बात बिल्कुल ईरान के लोगों ने जब कहा कि भारत की देश की जनता हमारे साथ है, और यही भारत के देश की जनता, हर देश की जनता जिस प्रकार का दबाव अपने लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए शासक या ऊपर से थोपे गए शासक या उनके शाही खानदान के शासक, उनके द्वारा थोपा गया है, जनता के आक्रोश को देखकर या तो ये लोग बदल जाएंगे या इनकी सत्ता बदल जाएगी। जी, या तो ये बदल जाएंगे या सत्ता बदल जाएगी। एक छोटा आखिरी कमेंट आपसे जैदी साहब, क्या यहां से इस जंग को आप और आगे बढ़ते हुए देखते हैं? जी, ये जंग फिलहाल अगर देखिए आगे बढ़ने को लेकर जो है चंद जाविये से देखा जा सकता है। समय के एतबार से क्या ये आगे बढ़ेगी? जी, जाहिर सी बात है, अभी वो खत्म नहीं हुई है। कितना समय और बढ़ेगी ये बहुत कुछ डिपेंड करता है अमेरिका के उस पर कि वो कब होश में आता है और समझता है कि वो हार चुका है और इसको स्वीकार कर लेता है कि जो बची कुची थोड़ी बहुत बचा है उसको लेकर निकल जाए यहाँ से। या दूसरा इस पर निर्भर होता है कि इजराइल कितनी मुश्किल खड़ी करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो शिकाफ दोनों के दरमियान दरार पड़ गई है और शुरू हुई है वो बढ़ी रही है। हो सकता है कि इजराइल ऐसे कुछ संकटों में डाले अमेरिका को कि वो मजबूर होकर और देर तक यहाँ रुके। तो ये सब चीजें इस पर डिपेंड करती हैं काफी हद तक। दूसरी चीज जो इसके समय पर डिपेंड करता है, मैं यहाँ जो खलीज के खाड़ी के देश के जो दरबार हैं, जो शहनशाह हैं, उनके ताल्लुक से मैं ये आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि वो इस वक्त बहुत मुश्किल सिचुएशन में है, बहुत बड़ी दुविधा में है, क्योंकि वो एक तरह से आप कहें कि वो अपने आप को यतीम होता हुआ देख रहे हैं। ये वो शासक हैं कि जिनको अमेरिकी वर्चस्व और दबदबे और ताकत ने उनको यहाँ पर बरकरार रखा है, और उन्हें इसके अलावा कुछ आता नहीं है कि वो अमेरिकी शासकों और उद्योगपतियों की गुलामी करें, उनकी खिदमत करें
और अपनी ही जनता और अपने ही जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनको सौंपते रहे इन्हीं अमेरिकी और यूरोपियन उद्योगपतियों को। वो यतीमी की हालत में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये अमेरिकी दबदबा और हेजेमनी वो यहाँ खत्म हो रही है, या बल्कि शायद खत्म हो गई है। बात तो समझ गए, बात अभी समझे नहीं है। तो जैसे होता है ना कि जब किसी घर में किसी घर के बड़े का, बाप का, दादा का देहांत हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि जो यतीम होते हैं शुरू में बहुत ही भावुक होते हैं और वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं कि हमारे पिताजी का देहांत हो गया है। वो जहाँ बैठते हैं वहां पर कोई और ना बैठे, उस प्लेट में कोई और खाना ना खाए, वो कपड़े उसको कोई हटाए ना। बहुत ही भावुक होते हैं, बहुत जज्बाती होते हैं। अभी फिलहाल वो इस नाजुक फेज में आ गए हैं कि वो देख रहे हैं कि वो देहांत या तो हो गया है या होने जा रहा है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस नई दुनिया जो उनके सामने तकरीबन रोशन हो गई, कैसे वो इसमें जिएंगे। यहाँ पर जो 18 मार्च को मीटिंग हुई है या रियाद में, और खबरों में आया कि ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है और उसमें निंदा की गई है ईरान की और ईरान के हमलों की। मैं दर्शकों को उसके बारे में थोड़ा से कुछ, अगर आप 2-4 मिनट वक्त है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बिल्कुल समय है? जी जी बताइए। जी जी, ये जो 18 मार्च के बाद जो ये स्टेटमेंट हुए, देखिए सबसे पहले हमारे दर्शक ये देख लें कि ये मीटिंग में कितने लोगों ने शिरकत की थी। इसमें सऊदी अरब को मिलाकर 12 देशों ने इसमें शिरकत की है, जबकि OIC में 57 इस्लामी ममालिक हैं। और ये मीटिंग OIC के बैनर के तहत नहीं हो सकी, अरब लीग के बैनर के तहत भी नहीं हो सकी, राजीव जी ये GCC के बैनर के तहत भी नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि GCC का एक रुकन यानी ओमान, उसने शिरकत करने से इनकार किया जी। तो ये मीटिंग किसी भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के तहत हो ना सकी। और 11 लोग आए जिसमें 12वां जो है सऊदी अरब है, और उन्हीं ने ये दिखाने की कोशिश की कि जैसे कि तमाम इस्लामी ममालिक, या हालांकि कम से कम जो है कहा जाए तमाम अरब देश साथ है, जबकि साथ में नहीं है। यानी 57 मुसलमान ममालिक में से सिर्फ 12 जमा हुए और 45 जो है वो दूसरी तरफ है कि जो नहीं आए, बुलाने के बावजूद नहीं आए। इसीलिए तो मीटिंग को करने में इतने दिन लगे, क्योंकि कोशिश हो रही थी कि वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, आए नहीं कोई। ओमान ने इस मीटिंग में, GCC का मेंबर है, ओमान ने उसी मीटिंग के दौरान शिरकत भी नहीं की। और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर का वो परसों बयान आ गया जिसने दुनिया में उसका काफी चर्चा रहा, जिसमें कहा कि अमेरिका इसराइल कभी नहीं जीत सकते, उनको उनके मित्र देश मदद करेंगे, किसी तरह वो निकले इससे। वो और ईरान जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उस जवाबी कार्रवाई को सही ठहराया ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में। यानी जो ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को जमा करे ईरान के खिलाफ, वो तो हो नहीं पा रहा है। GCC तक का शिराजा बिखरना शुरू हो गया, यानी दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द GCC। तो ये कैफियत यहां पर पाई जाती है। और ये कह रहे हैं कि हम ऐसा हमला कर देंगे, वैसा हमला कर देंगे। जनता, जो मुस्लिम वर्ल्ड की जनता है, वो ये सवाल पूछ रही है, वो ये नहीं पूछ रही है। ठीक है, ये जो हुक्मरान ये कह रहे हैं कि ईरान क्यों हम जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उनका मीडिया भी उन्हीं की बातों को दोहरा रहा है, लेकिन जनता, मुसलमान जनता ये सवाल पूछ रही है कि अगर सऊदी अरब इतना बड़ा मिलिट्री फोर्स है, ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिलिट्री डील उसने की है, अभी तक सऊदी फौज ईरान की मदद करने के लिए क्यों नहीं पहुंची है? पाकिस्तानी फौज अभी तक क्यों नहीं पहुंची? ये सवाल है लोगों के जहन में। तो दुनिया बहुत बड़े पैमाने पर बदल गई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिनके मफाद, जिनका वजूद वो टिका हुआ है उसी पुरानी दुनिया पर, वही पुरानी साम्राज्य ढांचे और स्ट्रक्चर में उनका कोई मकाम है। जाहिर सी बात है उनको मुश्किल हो रही है, और हमें शायद थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए, थोड़ा सा और इन्हें समय देना चाहिए। बहुत जल्दी जैसे अलग हो गया, ईरान को बाहर कर दिया है, यही सिलसिला ये तमाम देशों में देखा जाएगा कि बगैर किसी खाना जंगी और सिविल वॉर के बड़े सुकून के साथ वहां के ये यतीम होते हुए दरबार, इन्हें ये इत्मीनान मिलेगा, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, वो जो नई आजादी और इज्जत की दुनिया कायम हो रही है उसमें इनके लिए भी कहीं ना कहीं कोई वजूद है, और वो ऐलान कर देंगे कि उन्हीं ने अपना सपोर्ट, अपनी बेअत, अपनी अलीजियंस, अपने लिंक्स पूरी तरह से तब्दील कर दिए हैं। सब इंतज़ार कर रहे हैं उसी पल का, उसी समय का, और ये दिन शायद जल्दी आए।
इस बीच एक खबर आ रही है, आईआरजीसी ने दावा किया है, आईआरजीसी ने भी अभी दावा किया है, उसने अमेरिका के F-15 की जगह F-16, जी हाँ F-16 को मार गिराया है। अभी अभी वो खबर आ रही है, F-16 जो फाइटर जेट है उसको मार गिराया है आईआरजीसी यानी ईरान ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए हमारे साथ। अब माफ़ी चाहूँगा थोड़ा अंशु जी और मुकेश जी ईरान से, और बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ की ग्राउंड ज़ीरो, वहाँ की रिपोर्ट अगर जानी जाए वहाँ की ज़ुबानी, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अंशु जी, ज़रा आपके पास पहले आता हूँ, फिर वार को, युद्ध को बहुत नज़दीक से उसकी रिपोर्टिंग और तमाम चीज़ों को देखा है, किया है हमारे साथी मुकेश जी ने, उनके पास भी आता हूँ। अंशु जी, आप इस जंग को आज 22वें दिन कहाँ देखती हैं? इसमें अमेरिका का रोल क्या धीरे धीरे कम होता जा रहा है? क्या अमेरिका यहाँ जिस ढंग से खो रहा, अभी ये खबर इसलिए मैंने दी क्योंकि ऑलरेडी 16 विमान, 16 फाइटर जेट ऑलरेडी गिरा चुका है ईरान, ये आधिकारिक तौर पे उसकी पुष्टि हो चुकी है, इसलिए बता रहा हूँ। ये 17वां है जो वो स्वीकार करता है, अमेरिका स्वीकार करता है, और इस जंग में अगर इतने विमान अगर मार गिराने के दावा और उसकी स्वीकारोक्ति भी आ रही है उधर अमेरिका की तरफ से, तो ये जंग किधर जाते हुए दिखाई दे रहा है? राजीव जी, सबसे पहले तो आपको, सभी पैनलिस्ट को और डीबी लाइव के सभी दर्शकों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हालांकि इस मौके पर ये ईद हो रही है, पूरे दुनिया में युद्ध की छाया है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है जो हम कहेंगे कि इस त्योहार के साथ कायम रहेगी। आपने जो बात की कि क्या अमेरिका और इजराइल के अंदर अब एक बेचैनी है इस युद्ध को लेकर, लगभग 3 हफ्ते इस युद्ध के हो गए हैं, इतना लंबा खिंच गया है, इसकी उम्मीद दोनों ने ही नहीं की थी। कोई भी अब युद्ध होता है तो उस युद्ध का एक ऑब्जेक्टिव होता है और कहीं मोटी मोटी एक उसकी समय सीमा भी तय होती है। तो इजराइल ने और अमेरिका ने जब इस युद्ध में अपने आप को झोंका था या अपने आप को लाए थे, तो एक ऑब्जेक्टिव था कि रिजीम चेंज कर लेंगे और ईरान में वो 1 या 2 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम वो इन सारी चीजों को कर देंगे। और इसमें जो अगर कहा जाए कि जो जानकारियां मिल रही हैं, इजराइल का ही एक बहुत प्रमुख अखबार है इजराइल टाइम, उसके हवाले से ये खबरें प्रकाशित हुई है कि अब तो मोसाद और जो नेतन्याहू हैं उनके बीच में भी मतभेद शुरू हो गए हैं कि अब नेतन्याहू इस जिम्मेदारी से बचने के लिए मोसाद चीफ के ऊपर ये ठीकरा फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं कि युद्ध में जाने की सलाह देना और रिजीम चेंज की सलाह देना ये मोसाद ने किया था, उसकी गलती थी उनके चीफ की, और ऐसे युद्ध में फंस गया है अब इजराइल। दरअसल ये जो बताया जा रहा है कि मोसाद द्वारा जानकारी दी गई कि यहाँ जो सुप्रीम लीडर्स को मारने के बाद यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो कि ईरान में नाराज लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनमें एक आग भड़काई जा सकती है और उसका फायदा उठाकर यहाँ पर रिजीम चेंज करवाई जा सकती है। लेकिन ये आकलन जो था वो पूरी तरीके से गलत साबित हुआ और ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। जब खामेनेई साहब की मौत हुई और उनके बेटे को वो बैटन सौंपा गया, उल्टा पूरा ईरान ज्यादा यूनाइट हो गया और ज्यादा कहा जाए कि तेजी के साथ ये हमले करने लगा, क्योंकि ईरान ऐसा देश नहीं है जहां पर सुप्रीम लीडरशिप को खत्म कर दिया जाए और वहां पर जो है वो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। उन्होंने अपना ऐसा सिस्टम इवॉल्व किया हुआ है कि एक के बाद एक जो है वो अलग अलग उनका एक विकेंद्रीकरण है सत्ता का, या फिर जो फैसले लेने की जगहें होती है उनका, और उनके बहुत सारे लेवल्स हैं। केवल स्टेट आर्मी नहीं है, उनकी रिलीजियस आर्मी भी है, और इतना नहीं, उनके 2 करोड़ एक तरह से वॉलंटियर्स भी हैं जो कि हर समय युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ही उनकी अलग अलग लेवल पे पॉलिटिकल सिस्टम भी है, जुडिशियल सिस्टम भी है। तो ये जो सारा सिस्टम है वो एक पिरामिड की तरह काम करता है कि अगर टॉप लीडरशिप को कुछ होता भी है या कितनी भी लीडरशिप को आप देखिए, तो इजराइल और अमेरिका ने क्या कुछ नहीं कर लिया।
उन्होंने उसके बाद जो अली लारीजानी थे उनको भी मौत के घाट उतार दिया, जो ईरान में सब कुछ कर रहे थे। जो बासित उनकी जो पुलिस फोर्स है उनके भी चीफ को मार दिया। अभी तो खबर मिल रही कि उनके जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर है उनको भी मार दिया गया। तो वो कितनी भी लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं, लेकिन ईरान के हमलों में कोई कमी नहीं आ रही है, क्योंकि इनकी तैयारी पहले से है, इनका पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, और जिस तरह के से वो वार कर रहे हैं उसके लिए अमेरिका और इजराइल तैयार नहीं थे। और अब तो वो अपनी जो बता ही रहे थे, जैदी साहब ने बहुत अहम जानकारियां दी कि अब वो अपनी ऐसी मिसाइल निकाल रहे हैं, नसरुल्लाह मिसाइल या बहुत सारी ऐसी जो इतनी ज्यादा उनकी मारक क्षमता है। वो ये जानकारी मिल रही थी इस तरीके की कि जिस तरह से खामनेई साहब को मारा गया था तो शायद 1000 टन का वो बारूद या 2000 टन का बारूद इस्तेमाल हुआ था वहां पर हमले के लिए। तो अब 2000 3000 टन का जो बारूद ले जाने की कैपेसिटी है वो ये मिसाइल यूज कर रही है। और खबरें ये हैं कि इजराइल में मतलब बंकरों को भी ध्वस्त कर दे रही हैं, और वहां इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि अस्पताल में जाने का भी लोगों को दिक्कतें हो रही है। ये दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन मतभेद बहुत गहरे हो गए हैं। अमेरिका और इजराइल के बीच भी ये मतभेद गहरे हो गए हैं। इससे ऐसे पता चलता है कि जब अमेरिका ने कहा कि इजराइल ने जब तेल के ठिकानों पर हमले किए थे, तो अमेरिका ने कहा कि इजराइल ने हमको बताकर ये हमले नहीं किए तेल के ठिकानों पर ईरान के, और हम इजराइल को मना कर रहे हैं कि वो इस तरह के हमले ना करे। तो ये मतभेद बहुत गहरे उभर कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब ट्रंप बहुत परेशान है अपनी आंतरिक राजनीति को लेकर। और केवल यही नहीं, ये युद्ध जितना लंबा खिंचता जा रहा है, पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ भी बढ़ रही है। अभी जो अमेरिका का फेड रिजर्व है, जो उनका फेडरल रिजर्व है, उनके हवाले से भी ये जानकारी आ रही है कि अगर इस तरह से ये युद्ध बढ़ता है और जिस तरह की अनिश्चितता पूरी दुनिया में बन रही है, और तेल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, अभी तो $116 प्रति बैरल बताया जा रहा है, शायद उससे भी ज्यादा हो गया है। और जब खरीद की जा रही है, कुछ ऐसे जानकार बता रहे थे जो तेल खरीद को लेकर जानकारी जानते हैं, कि असल में जब खरीद की जा रही है तो 125, 30, $40 प्रति बैरल तक की खरीद कर लेनी पड़ रही है। तो ये देखिए कि इन्फ्लेशन है वो तो होगा ही, महंगाई बढ़ेगी। ये फेडरल रिजर्व भी कह रहा है कि जो एक दबाव बना रहा थे ट्रंप की रेट कट्स होने चाहिए, या जिस तरह से अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने की बातें कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में तो पूरी इकोनॉमी का बंटाधार होना बिल्कुल तय है। सारे शेयर मार्केट गिरे हुए हैं, 3-3, 4-4, 5, 6, 7% तक जाके शेयर मार्केट गिर गए हैं पूरी दुनिया के। पूरी तबाही मची हुई है, और ऐसी स्थिति आ गई है कि पूरी इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़े एक क्राइसिस से गुजरने की, अगर कहा जाए, उसके शुरुआत की तरफ जा रही है। तो ये दबाव ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा है, और अब उनको कहीं एक परेशानी हो रही है कि इजराइल ने उनको कहां पर ये से फंसा दिया है। सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक सेफ एग्जिट मिल ले, सब लोग, मतलब ट्रंप और इजराइल अब ये चाह रहे हैं। हो सकता है नेतन्याहू मोसाद के ऊपर ये ठीकरा फोड़ दे, ट्रंप जो है वो नेतन्याहू के ऊपर ये ठीकरा फोड़ दे, जो कि वो फोड़ ही रहे हैं। कि जैसे उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इस तरह के हमले क्यों किए और किस तरह की उनकी जानकारी थी, क्योंकि अब वो ये तक अपने बदल के कह रहे हैं बयान कि हमने तो रिजीम चेंज की बात ही नहीं की। अमेरिका का जो मकसद था इस वॉर में वो लगभग कंप्लीट हो गया है, हम तो अब इसे वाइंड अप करने की दिशा में, यानी समेटने की दिशा में जा रहे हैं। तो देखिए वो कितने बेचैन हैं। और रही बात एक जो बताया कि इस युद्ध में ईरान इतना मुकाबला कैसे कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास एक जज्बा है, युद्ध की तैयारी उनकी लंबी है, बरसों से है। बताया जाता है कि ईरान में उनकी जो पहाड़ियां हैं, हर जगह नीचे उन्होंने इतने हथियार, इतने मिसाइल्स और इतनी चीजों को जमा करके रखा हुआ है कि जो शायद 10 साल के युद्ध के लिए भी वो तैयार है। लेकिन यहाँ पर जो असली अगर देखा जाए कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड की भी बात कर रहे थे जैदी साहब अभी, कि क्यों मुस्लिम देश सारे सामने नहीं आ रहे, 57 कंट्रीज है तो खाली 12 ही क्यों आई। इसमें ये चीज को हमें समझना पड़ेगा कि ये बहुत सारी जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां राजशाही है, वहां पर मोनार्की है, और जिस तरीके से मोनार्की ईरान में खत्म की गई और वहां पर इस्लामिक रूल आया, तो इन शासकों को हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं ये खतरा हमारे रिजीम पर तो नहीं आ जाएगा जहां पर ये सारी राजशाही चल रही है। और इसमें वो अमेरिका उनकी इस इनसिक्योरिटी को देखते हुए वहां न केवल न्यू इंपीरियलिज्म के तहत उनका इस्तेमाल कर रहा है ईरान, जॉर्डन, इन सब कंट्रीज के खिलाफ,
बल्कि एक पूरी साजिश के तहत उनको अपना बेस बनाकर तेल के कारोबार पर पूरा उसका कब्जा करने की ये एक रणनीति भी थी, और एक ये कहा जाए एक साजिश थी जिसके तहत ये पूरी मुस्लिम कंट्रीज को डिवाइड करने की कोशिश की गई। इन जो राजशाही वाली कंट्रीज थी, इनको बताया गया कि ईरान, इराक, जॉर्डन, ये सारी जो देश है वो आप लोगों के लिए दुश्मन हो सकते हैं और इसलिए आप हमें मिलिट्री बेस बनाने दीजिए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो ये राजशाही वाली जो ये गल्फ कंट्रीज हैं वो अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हैं। अमेरिका का निवेश उनके देशों में है, हालांकि उनके तेल का फायदा अमेरिका उठा रहा है और ये सारी चीजें बनी हुई हैं। तो ये एक जो चीज है, अब जो हमले किए ईरान ने इन कंट्रीज पर, चाहे दुबई पर किए, कुवैत पर किए, कुवैत के तेल के कुओं पे किए, गैस के ठिकानों पे किए, तो बहुत सही रणनीति की तरह ईरान ने इन हमलों को किया कि अगर आप अपनी जमीन को, अगर आप अमेरिका के पिछलग्गू बनकर, अपना मुस्लिम ब्रदरहुड छोड़कर आप अपनी जमीन से हमारे ऊपर हमले करवाएंगे तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये अब ऐसी स्थिति आकर बन गई है कि हर ओर से फंसा हुआ ये देश भी, खाड़ी देश भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये भी पूरे चौपट हो गए हैं। इनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके एयरपोर्ट्स हैं, इनके तमाम चीजें हैं, और वहां पे जितना भी अमेरिकी निवेश था वो एकदम चौपट हो गया है और उसको बनाने में अब सालों साल लग जाएंगे और अमेरिका तो उन्हीं से एक तरह से लगान वसूल करेगा। ये चीजें भी इनके सामने में आ रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें, लेकिन चिंता की बात अगर मैं भारत के दृष्टिकोण से बताऊं तो भारत को भी यहाँ पर चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अंशु जी, मैं पहले से सोच रखा हूं कि भारत पे भी हम बात करेंगे सेकंड राउंड में। फर्स्ट राउंड को थोड़ा जल्दी से पूरा फोकस्ड ऑन ईरान, इजराइल, अमेरिका और मिडिल ईस्ट, उस पे जिस पे आप अभी बात कर रही थी। इसके बाद भारत में क्या इसकी प्रतिक्रिया हो रही है और इस जंग का कितना असर है भारत में, इस पे भी आएंगे। फर्स्ट राउंड को थोड़ा यही रोकते हैं और जल्दी से आना चाहता हूं मुकेश जी आपके पास। आपसे भी सवाल यही मुकेश जी कि इसमें क्या सचमुच यहां अमेरिका फंस गया है? ये सवाल अगर करूं तो आप कहां देखते हैं, और क्या मिडिल ईस्ट को भी अमेरिका ने फंसा दिया अपने साथ साथ? और यहां ईरान ने क्या पूरी दुनिया के लिए एक नया रास्ता दे दिया है कि आप, और वैसे समय में जब डोनाल्ड ट्रंप कि सीधे शब्दों में कहूं कि दादागिरी उनकी बढ़ती नजर आ रही थी, किसी राष्ट्रपति को सोते वक्त उठा के उनकी पत्नी के साथ आप लेते आते हैं, अपहरण कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, कि किसी को आप धमकाते हैं कि तुमको हम अपना 51वां राज्य बना लेंगे, किसी को कहते हैं कि हम तुमको हमारे साथ रहना चाहिए, फिर आप